क्वेश्चन के साथ मैं हूँ आयशा अरशद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हेल्दी टॉक में हम लेटेस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इश्यूज पर प्रोफेशनल्स के साथ डिस्कशन करते हैं, ताकि ना सिर्फ आपको इंडिविजुअली फायदा हो बल्कि कलेक्टिवली सोसाइटी के लिए भी अहम रहे। आज भी हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर पाकिस्तान रिसेंटली। ये टॉपिक है फ्लड के ऊपर। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान करंटली अपनी हिस्ट्री का वन ऑफ द वर्स्ट और मोस्ट तबाहकुन फ्लड फेस कर रहा है। ये फ्लड अगर एरिया के हिसाब से बात करें तो पाकिस्तान के 1/3 हिस्से को इफेक्ट कर रहा है और 33 मिलियन लोग जो हैं वो इससे अफेक्ट हो रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक फ्लड से रिलेटेड है कि किस तरह से ये फ्लड कम्युनिटी हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है। अब हम अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। हमारी आज की गेस्ट मिस सुमेरा सईद है। मिस सुमेरा सईद जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से ग्रेजुएटेड है और ये करंटली यूएमटी में एज अ लेक्चरर भी काम कर रही हैं और ऑनलाइन न्यूट्रिशनल कंसल्टेशंस भी ऑफर कर रही हैं। मिस सुमेरा, वी आर ग्लैड टू हैव यू हियर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं कैसे हैं आयशा? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मिस बताइएगा हमें कि किस तरह से जो क्लाइमेट चेंज है जिसकी वजह से फ्लड्स आते हैं या ड्राउट आता है, किस तरह से ये फूड को अफेक्ट करती है, फूड सिक्योरिटी को, फूड की एसेसिबिलिटी को और अवेलेबिलिटी को, किस तरह से ये क्लाइमेट चेंजेस जो हैं वो अफेक्ट करते हैं। आयशा, इसमें अगर हम सबसे पहले देखें, अगर हम प्रीवियस ईयर्स के साथ कंपैरिजन करें, अगर 2022 का, तो उसमें आपको एक बहुत चेंजेस नजर आते होंगे सीजन्स के अंदर। जैसे कि विंटर है वो बहुत कम टाइम के लिए होता है, और जो समर सीजन है वो बहुत ज्यादा एक्सटेंड टाइम के लिए होगा, 6 to 7 मंथ के लिए हो गए, क्योंकि जो हमारा अर्थ का टेम्परेचर है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर में बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं। जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, कंजप्शन है व्हीकल्स की जो हम लोग बहुत यूज करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो हमारा ह्यूमन अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हो रहा है डे बाय डे। टेम्परेचर जो है वो फील्ड की जो है वो अवेलेबिलिटी के ऊपर, उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। अगर हम इसकी बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात करें कि क्यों इंक्रीज हो रहा है, तो उसमें जो है वो डिफोरेस्टेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। दरख्त जो है हम्म। वो हम काट रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि जो बहुत सारे लोग हैं वो अपने गांव से जो है वो सिटी मूव कर रहे हैं ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, जैसे कि एजुकेशन के लिए आगे, डिफरेंट पर्पज के लिए आगे। आपको पता है सिटीज में जो है वो बहुत ज्यादा फैसिलिटेशन है एज कम्पेयर टू हम्म। गांव वाले एरिया की। तो उसमें जो है वो लोग ज्यादा मूव कर रहे हैं, तो उसकी वजह से डिफोरेस्टेशन हो रही है। डिफोरेस्टेशन की वजह से ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी फील्ड्स को जो है वो इस तरह इफेक्ट करता है कि उसकी वजह से हमारा टेम्परेचर भी ज्यादा हो रहा है, ठीक है, और ह्यूमन हेल्थ भी जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोटीन लेवल जो है वो वीट के अंदर कम करता है, राइस के अंदर कम करता है, प्रोटीन की वैल्यू कम हो जाती है। न्यूट्रिशनल जो पॉइंट ऑफ व्यू है, अमाइनो एसिड्स वो कम हो जाते हैं वीट और राइस के अंदर। तो इस तरह करके अगर हम ह्यूमन हेल्थ की बात करें, तो ह्यूमन हेल्थ के अंदर जो है वो, अगर हम पल्मोनरी डिजीजेस, फेफड़ों की बात करें, लंग्स डिजीजेस की, तो उसमें बात करें हम, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल डेफिशिएंट हो जाता है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें हाइपरकपेनिया आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह करके जो है वो क्लाइमेट चेंज फील्ड्स को इफेक्ट कर रहा है, उनकी ग्रोथ को इफेक्ट कर रहा है। फील्ड्स को इफेक्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली उनकी ग्रोथ को इफेक्ट करेगा। ग्रोथ उनकी कम होगी या इफेक्ट होगी तो इट ऑलवेज लीड्स टुवर्ड मैल न्यूट्रिशन या अदर ह्यूमन न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स। इस तरह करके जो है वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, टेम्परेचर की वजह से आ रहे हैं, वाटर की वजह से आ जाते हैं। अगर हम बात करें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट की, डायरेक्ट में आ जाते हैं नेचुरल डिजास्टर, जैसे फ्लड हो गया, ड्रॉट हो गया, खुशहाली होगी। तो आज का जो है जैसे पाकिस्तान में फ्लड की वजह से बहुत ज्यादा वर्स्ट कंडीशंस हुई हुई हैं। लोगों की क्रॉप्स, वीट, कॉटन जो फील्ड्स हैं वो सारी खराब हो गई हैं, कि उनका जो बेसिक सोर्स ऑफ इनकम था वो खत्म हो गया। तो इस हम्म। वजह से जो है उनकी अवेलेबिलिटी कम होगी। अवेलेबिलिटी कम होने की वजह से, जैसे कि आपने बहुत ज्यादा सुना होगा कि प्राइसेस फ्लक्चुएशन होती है, प्राइस रेट हम्म। जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। अवेलेबिलिटी कम होगी, प्राइस रेट ज्यादा होगा। प्राइस रेट जैसे कि आपको कोई उनका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो उसकी वजह से वो हम्म। चीज अवेलेबल नहीं होगी उनके लिए, उनके सोर्सेज में नहीं होगी, तो वो खरीद भी नहीं सकेंगे। तो उसकी वजह से भी जो है वो फ्लड अफेक्टेड जो पीपल हैं वो इन सब चीजों को
नहीं कर सकते, नहीं उसको उनके रिसोर्सेज में नहीं होती ये चीज बाय करना खरीदना। तो इस वजह से भी जो है उन्हें डेफिशिएंसी हो सकती है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो सकती है, क्योंकि उनके पास जो है वो हम्म, पैसे नहीं है चीजें खरीदने की। तो हमें जो है वो इन सब चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए कि हमें उनको बेसिक सीरियल जो है वो दालें, सब्जियां और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या चावल, गंदम, इस तरह की जो चीजें हैं वो हमें ज्यादा प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि उनकी जो है वो जरूरियात, बॉडी की न्यूट्रिशनल बेसिक जो नीड्स हैं वो पूरी हो सके। हम्म। मतलब मैम जो क्लाइमेट चेंज है वो फूड की क्वालिटी को भी अफेक्ट कर रहा है और फिर ऑब्वियसली हाँ जी, अफोर्डेबिलिटी और क्वांटिटी कंजम्पशन को भी अफेक्ट कर बिल्कुल। रहा है। अच्छा, डिजास्टर डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होगा, उसका जो है वो ह्यूमन हेल्थ के ऊपर इफेक्ट आएगा ही आएगा। अब उसकी हम्म, वजह से अवेलेबिलिटी भी इफेक्ट होगी, यूटिलाइजेशन भी इफेक्ट होगी, स्टोरेज भी इफेक्ट होगी और उनकी एक्सेसिबिलिटी भी इफेक्ट होगी फूड की। तो इस वजह से जो है वो ह्यूमन हेल्थ के ऊपर जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही इफेक्ट करते हैं। हम्म। अच्छा मैम, ये तो फूड का एरिया हो गया। अब चूंकि सैलाब की वजह से जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर है ऑब्वियसली उसकी भी जो है अवेलेबिलिटी वो भी अफेक्ट होती है। तो डिहाइड्रेशन के भी चांसेस जो है वो बहुत बढ़ जाते हैं फ्लड इफेक्टेड लोगों बिल्कुल। के अंदर। तो हमें ना डिहाइड्रेशन के जी मुताबिक भी थोड़ा जी। गाइड करिएगा कि इसके इनिशियल साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं और साथ में इसकी मैनेजमेंट के बारे में भी मैं थोड़ा सा एलिबरेट करिएगा। डिहाइड्रेशन की बेसिकली बात करें, अगर हम कॉमन सिम्टम जो कि हम जो है फिजिकली अपेयरेंस में देख सकते हैं, उनके जो स्किन है वो बहुत ज्यादा ड्राई होने लग पड़ती है, उनके लिप्स, उनकी स्किन जो है वो बहुत ज्यादा ड्राई होने लग पड़ती है। फिर उसके बाद अगर हम सेकंड की तरफ आए तो उनकी जो स्किन की इलास्टिसिटी है वो खत्म हो जाती है। जैसे कि अगर मैं पिंच करूं तो जो हमारी नॉर्मल बॉडी है या स्किन है वो अपनी वापस पोजीशन पर वापस चले जाती है, मीन्स कि उसमें उसके अंदर इलास्टिसिटी है। अगर जो डिहाइड्रेटेड पर्सन होगा या चिल्ड्रन हो गए या मैल नरिश चिल्ड्रन होंगे तो उनकी जो बॉडी की इलास्टिसिटी है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो कम होने लग पड़ती है। तो ये दो सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से जो है वो हम उनके डिटेक्ट कर सकते हैं कि इनमें जो है वो डिहाइड्रेशन है। इलास्टिसिटी उनकी कम हो जाती है, उनकी स्किन ड्राई हो जाती है, उनके लिप्स ड्राई हो जाते हैं, और उनकी फिजिकल अपीयरेंस से जो है वो हम उनको चेक कर सकते हैं कि ये पर्सन या ये चिल्ड्रन जो है वो डिहाइड्रेटेड है। हम्म। ठीक है मैम, और इसकी मैनेजमेंट के मुतालिक। मैनेजमेंट में जो है वो हमें इसका फ्लूइड जो है वो ज्यादा से ज्यादा इनटेक करना चाहिए। ऐसे ही हमें खुराक या फूड जो है वो इनटेक करना चाहिए जिसमें फ्लूइड लिक्विड ज्यादा है, जिसमें एप्पल ड्रिंक आ जाती है, एप्पल जूसेस आ सकते हैं, डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के आ सकते हैं। फिर उसके बाद मिल्क शेक्स हो सकते हैं। हम्म, फिर उसके बाद कोकोनट वाटर की बात करें, हम अनारियल का जो जूस है या पानी है उसकी बात करें तो उसमें पोटाशियम और सोडियम की क्वांटिटी जो है वो बहुत ज्यादा अवेलेबल होती है, जो कि हमारे बॉडी के लिए जो है वो बहुत इफेक्टिव होती है। तो अगर हम कोकोनट वाटर की कंजप्शन ज्यादा करें, फ्लूइड ड्रिंक की, ओआरएस की जो कंजप्शन है वो हम ज्यादा करें, जिससे इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो जाते हैं। अब डिहाइड्रेशन के साथ साथ अगर हम डायरिया की बात करें तो उसमें भी ये चीजें जो है वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती हैं। ठीक है, तो अगर हम रूटीन की बात करें कि अगर आप सुबह ब्रेकफास्ट करने लगे हैं तो उससे पहले अगर आप एक ग्लास वाटर इंटेक कर लें, फिर उसके बाद आप स्नैक में कुछ जूस इंटेक कर लें, जैसे कि वो एप्पल जूस हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद कोई स्मूदी बना के आप उसको ले सकते हैं एक ग्लास स्नैक के अंदर। फिर उसके बाद अगर हम लंच की बात करें तो लंच में जो है वो हम लंच से पहले, बिफोर लंच जो है हाफ एन आवर, वो हम जो है 1.5 ग्लास, लंच से पहले जो है वो हम 1.5 ग्लास जो है वो वाटर इनटेक कर सकते हैं। इससे जो है हम, अगर हमने अपने क्वांटिटी जो है वो मेंटेन रखें हर मील से पहले या हर 1-2 घंटे के बाद, मील के बाद, अगर अपने ग्लास जो है वो काउंट करें तो उससे भी जो है वो हमारा फ्लूइड लेवल मेंटेन हो सकता है। हम्म। अच्छा मैम, अभी आपने डायरिया का जिक्र किया है, तो इस तरह की जो अमराज हैं या इस तरह के जो डिजीजेज हैं वो भी फ्लड अफेक्टेड एरियाज में जो है वो बहुत कॉमन होते जा रहे हैं, जिस तरह टाइफॉइड, मलेरिया, कॉलरा या एज यू मेंशन डायरिया। तो इनके मुतालिक भी मैम हमें थोड़ा गाइड करिएगा, इनके मुतालिक आपकी क्या हदायत होंगी। मलेरिया और जो डायरिया है वो बेसिकली फूड जो हम इंटेक करते हैं, कुछ भी जो हम खाते हैं उसके ऊपर जो है वो बैक्टीरिया, जर्म्स, इन सब चीज़ों की वजह से जो है प्रॉब्लम होती है, हमारे स्टमक हम्म, प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से जो है वो हमें डायरिया हो जाता है। ठीक है, तो उसके हम्म, बाद अगर हम मलेरिया की बात करें तो उसमें मॉस्किटोज आ जाते हैं। ठीक है,
जो हम हम्म, जैसे कि पानी इकट्ठा रहता है फ्लड वाले एरियाज के अंदर, पानी जो है वो अभी तक नहीं निकला, तो वहां पे मच्छरों की वजह से जो है ये सारी डिसीजेज बहुत ज्यादा कॉमन हो गई हैं। ठीक है, अगर हम इनके डाइट की बात करें तो इनके डाइट के अंदर जो है वो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो इनको लिक्विड से जो है वो फुल हार्ड फॉर्म डाइट के ऊपर लेके आते हैं। सबसे पहले जो है हमें ज्यादा वाटर इंटेक करना चाहिए, फ्लूइड के जो पानी वाले मशरूबात हैं उन सब चीजों को जो है वो हमें ज्यादा से ज्यादा कंजप्शन करनी चाहिए। ठीक है, अगर हम बात हम्म, करें विटामिन सी की, तो विटामिन सी जो है हमें ज्यादा इंटेक करना चाहिए, उससे हमारी जो इम्यूनिटी है वो मेंटेन रहती है। ठीक है, हमारी हम्म, इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट होती है। फिर उसके बाद आ जाते हैं ग्रेप्स, आ जाते हैं एप्पल, आ जाता है बनाना, आ जाता है। ये सारी जो चीजें हैं, फ्रूट्स हैं, इनको हमें जो है वो ज्यादा से ज्यादा इंटेक करना चाहिए। सोडियम पोटाशियम लेवल जो है हमारा अनबैलेंस हो जाता है। ठीक है, ये सारी हम्म, चीजें हैं। उसके साथ साथ जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता फुल लिक्विड, क्लियर लिक्विड, और उसके बाद सेमी लिक्विड डाइट की तरफ आ जाए, जिसमें हम दलिए की बात कर लेते हैं। ठीक है, कस्टर्ड हम्म, की बात कर लेते हैं, हम ज्यादा स्मूदीज की तरफ आ जाते हैं, जैसे कि हम जो ग्रेवी है उसके अंदर जो है वो रोटी डिप करके जो है वो हम एक स्मूदीज टाइप बना लेते हैं, वो हम इनटेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हैं। चावल हम खा सकते हैं, टोस्ट जो ब्रेड का होता है उसको हम कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हम उसको क्लियर डाइट की तरफ ले आएंगे, जो कि रोटी, चावल, अनाज, इस तरह की जो चीजें हैं उसकी तरफ आ जाएंगे हम। तो हम आहिस्ता आहिस्ता जो है उसकी इम्यूनिटी के ऊपर, उसकी बॉडी का जो भी सर्कमस्टांसेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम उसको डाइट जो है वो रिकमेंड करते हैं, ताकि उसकी इम्यूनिटी भी मेंटेन रहे, उसके स्टमक इश्यूज भी कोई ना हो उसको। जैसे डायरिया का पेशेंट है तो उसमें हम फाइबर कम इंटेक करते हैं स्टार्टिंग वाले हम्म, डेज में जो है वो हम कम इंटेक करते हैं, और बाकी ज्यादा से ज्यादा चीजों के ऊपर फोकस करते हैं। कैलोरीज कंजप्शन हो गया, प्रोटीन हो गया, फ्लूइड हो गया, जो कि डायरिया में जो है हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो इस हम्म। तरह करके जो है वो हम विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी डाइट में जो है वो मॉडिफिकेशन करते हैं, जो कि उसके लिए बेनिफिशियल होती है, और रिकवरी के चांसेस जो है वो बहुत स्पीडी हो जाते हैं। हम्म। मैम वैसे तो फ्लड अगर आता है या फिर कोई भी नेचुरल डिजास्टर आता है तो उससे सब एज ग्रुप्स इक्वली ऑलमोस्ट अफेक्ट होते हैं। जी, लाइक आपके अकॉर्डिंगली क्या आपको लगता है कि कौन सा एज ग्रुप न्यूट्रिशनली सबसे ज्यादा फ्लड की वजह से अफेक्ट हो सकता है पाकिस्तान में? मेरे ख्याल से तो ऑलमोस्ट हर एज ग्रुप ही जो है वो इक्वली अफेक्ट होगा। जैसे कि ओल्ड एज की बात कर लें, उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है। ठीक है, हम्म, ओल्ड एज के साथ साथ अगर हम इन्फेंट्स और चिल्ड्रन की बात करें, उनकी इम्यूनिटी भी डे बाय डे जो है वो स्ट्रांग हो रही होती है, तो उस स्टेज के ऊपर उनकी इम्यूनिटी भी वीक होती है। फिर उसके बाद हम्म, प्रेग्नेंट वुमेन की बात कर लें तो ठीक है, उनकी इम्यूनिटी भी बहुत ज्यादा उस टाइम जो है वो बहुत कंप्रोमाइज सिचुएशन में होती है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से हर एक जो है ना लेवल या एज ग्रुप जो है वो इक्वली ही इफेक्ट होता है। तो अगर हम बात करें चिल्ड्रन या इन्फेंट की, जो न्यूली बर्थ इन्फेंट होते हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है उस लेवल के ऊपर। ठीक है, तो मदर फीड उस टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि उनकी इम्यूनिटी जो है वो डे बाय डे स्ट्रांग हो। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड फॉर्मूला मिल्क की, पाउडर मिल्क की, तो उसकी कंजप्शन भी जो है वो बहुत जरूरी है। उसके साथ हमें जो है वो उसका बॉइल्ड वाटर यूज करना चाहिए, ताकि उसकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज ना हो। बच्चा जो है उस टाइम पे बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में होता है। बॉइल्ड वाटर हमें यूज करना चाहिए, उसका जो फीडर है, ये सारे जो इक्विपमेंट्स हैं उनको प्रॉपर जो है वो बॉइल्ड वाटर में डिप करके रखना चाहिए, ताकि उसको कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। ठीक है, फिर उसके साथ जैसे कि वीनिंग एज ग्रुप आ जाता है, आफ्टर 6 मंथ या 1 ईयर, तो उसमें जो है उसके जो कोई भी खाना, कुछ भी हम बॉइल्ड एग दे रहे हैं, मैश पोटैटोज दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, वो हमें इस तरह ध्यान रखना चाहिए कि उसके अंदर जो है वो जर्म्स फ्री हो, उससे जो है उसकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड ना हो। हम्म, फिर उसके साथ साथ हम बात करें प्रेग्नेंट वुमेन्स की, तो उसमें जो है उनकी इम्यूनिटी बहुत कॉम्प्लिकेशंस और बहुत ज्यादा इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। तो उसमें जो है उनकी हाइजीन का प्रॉपर ख्याल रखना पड़ता है। जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनको भी हाइजीन का प्रॉपर ख्याल रखना पड़ता है। जैसे कि फ्लड के ड्यूरेशन में जो है ऑलमोस्ट 65,000 वुमेन ऐसी है जिन्होंने बर्थ दी है अगस्त और सितंबर के मंथ में। तो उनको जो है वो सैनिटेशन, प्रॉपर हाइजीन का ख्याल रखना बहुत जरूरी है उस बच्चे के लिए और उस माँ के लिए जिन्होंने जो है वो बर्थ दी है। तो इस तरह की जो चीजें हाइजीन के लिए, एक प्रॉपर किट जो है वो बहुत 6 to 8 thousand आई थिंक उसकी प्राइस है, वो जो है हमें बहुत ज्यादा उसको प्रमोट करना चाहिए, ताकि फ्लड इफेक्टेड एरियाज के अंदर जो है वो हाइजीन का जो है वो बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाए।
तो इस तरह करके ये वाला एज ग्रुप भी अफेक्टेड है, चिल्ड्रन वाला एज ग्रुप भी, और जो ओल्ड एज वुमेन है या ओल्ड एज वाला जो एज जेरिएट्रिक्स होते हैं जिसको बोलते हैं हम, उसमें भी जो है उनकी इम्यूनिटी बहुत कंप्रोमाइज होती है। आपको पता है कि उनके अंदर, बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल बहुत कम होता है, क्योंकि उस वक्त जो है हम अपनी डाइट के ऊपर इतना फोकस नहीं कर रहे होते, हमें डेयरी कंजप्शन नहीं हो रही होती, दूध की कंजप्शन नहीं होती, योगर्ट की कंजप्शन नहीं होती होती। तो उस सिचुएशन में भी जो है आपकी बोन्स बहुत वीक होती हैं, फ्रैक्चर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप कार्बोहाइड्रेट की इंटेक नहीं कर रहे तो आपकी बॉडी में जो है वो एनर्जी लेवल जीरो होगा, ठीक है, वो भी एक कंप्रोमाइज सिचुएशन आ जाती है। तो मेरे ख्याल से हर एज ग्रुप जो है वो इक्वली इफेक्टेड। और मैम अगर फ्लड में हम ओवरऑल देखें तो दो चीज़ें हैं जो हेल्थ को जो बेटर कर सकती हैं या फिर वर्स कर सकती हैं, एक है सैनिटेशन और दूसरी है इम्यूनिटी, राइट? जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच मिस्टर मेहरा, आपने हमें इतना टाइम दिया और इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो इतने अच्छे से एलेबोरेट कर दिया। और पाकिस्तान नो डाउट एक बहुत मुश्किल फेज से गुजर रहा है। हमें चाहिए कि हम एज पाकिस्तानीज जिस हद तक भी मुमकिन हो, चाहे इट्स मेडिकल या फिर फाइनेंशियल जो है वो असिस्टेंस है अपने फ्लड रिलेटेड एरियाज में, वो मैक्सिमम करें। जहाँ तक मुमकिन हो सके हमें हेल्प करनी चाहिए अपने लोगों की। और पाकिस्तान अल्लाह ताला हिफाजत करे और साथ में हमें इतनी कैपेसिटी और स्ट्रेंथ दे कि हम फ्लड के इश्यूज को और फ्लड की वजह से कॉज होने वाली तबाहकारियों को ओवरकम कर सकें। एजीएफ का बहुत शुक्रिया कि उसने हमें इस पर बात करने का मौका दिया। और थैंक यू सो मच। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखें।